अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल हमने यूनिट नंबर 3 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन को स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। आज हम उसके रिमेनिंग टॉपिक्स को करेंगे और रिमेनिंग टॉपिक्स में हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है। जो भी आपके क्वेश्चंस हुए हम उसको एंड में करेंगे, क्योंकि आज हमने यूनिट को कंप्लीट करना है ताकि कल आपका यूनिट 3 का टेस्ट हो और कल हम यूनिट नंबर 2 और 3 इन दोनों की डिस्कशन भी करेंगे। आज की पीडीएफ मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को आज ही शेयर कर दूं। कल भी मैंने आपको कर दी थी तो इंशाल्लाह आज भी कर दूंगा। यूनिट वाइज टेस्ट एलएमएस पे अवेलेबल है। हुसैन अहमद स्केजुअल को देखें, उसके मुताबिक यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स और वेरिएबल फोर्स दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आप लास्ट यूनिट के लेक्चर्स को देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हर टीचर अपनी तरह पढ़ाता है, जैसे आप बाकियों की तरह के नहीं हो, बाकी आपकी तरह के नहीं है, और टीचर बेहतर जानता है कि उसको क्या कैसे पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। तो ये अगर आप लोग सोचते हैं कि जी हमें इससे ज़्यादा पढ़ाया जाए तो ये आप गलत सोचते हैं। टीचर काफ़ी साल के एक्सपीरियंस के बाद उस जगह पहुंचता है जहां पर वो स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है और अपना नॉलेज दूसरों में ट्रांसफ़र करता है। तो आप लोग असल में इशू ये होता है कि हम मल्टीपल लोगों से सुनते हैं कि फ़लाँ चीज़ कर लें, फ़लाँ चीज़ कर लें, और इस वजह से हम इतने हमारा माइंड चीज़ों से भरा होता है कि हमें लगता है शायद हमें इसे मज़ीद ज़्यादा पढ़ाया जाए तो वो बेहतर होगा। और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही बेहतर जानता है कि कैसे पढ़ाना चाहिए। तो टीचर पे ट्रस्ट किया करें ताकि वो नॉलेज भी आप तक ट्रांसफ़र हो सके। अगर आप टीचर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं होता, एक बीच में बैरियर आ जाता है जिस वजह से आप चीज़ों को समझ भी नहीं पाते। बिल्कुल मुस्तफ़ा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए बाकी बातें एंड में। अब आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग पूछोगे भी तो मैं ऐसा उसका रिस्पांस नहीं दूंगा अनलेस मुझे लगा कि क्या उसकी ज़रूरत है टॉपिक में या नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड, और हम इसको इसके अलावा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। जैसे हम लीनियर मोशन के अंदर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो कहते हैं वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से जब हम एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कि हमारे पास बॉडी जब सर्कल में मूव कर रही है तो किसी भी टाइम डेल्टा टी के मुताबिक उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, और इसी को हम नाम दे रहे होते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और सर्कुलर पाथ में सेंटर हमारे पास O है और उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है दैट इज R, और हमारे पास बॉडी मूव करती है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो अगर बॉडी पॉइंट A टू पॉइंट B मूव करती है तो हमारे पास A पॉइंट के ऊपर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो जीरो, और पॉइंट B के ऊपर हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो नॉन जीरो। इसका मतलब A टू B जब बॉडी मूव हुई इन टाइम डेल्टा टी तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई, तो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड। एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड के अगर मैथमेटिकल रिलेशंस को देखा जाए तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हम कहेंगे कि दैट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। और अगर स्मॉल टाइम की बात हो रही है कि टाइम इंटरवल स्मॉल है तो डेल्टा थीटा आपके पास वेक्टर है तो एंगुलर वेलोसिटी भी आपके पास वेक्टर होगा। और इससे पता चलता है कि ओमेगा और थीटा इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। एंगुलर वेलोसिटी को इसके अलावा कैलकुलेट करने के लिए हम टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियस की रेशियो लेते हैं। व्हाट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी?
जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो हर पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी होती है दैट इज अलोंग द टेंजेंट, और ये जो लीनियर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है इसको कहा जाता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब चाहे हमारी मोशन यूनिफॉर्म हो लेकिन फिर भी हर पॉइंट के ऊपर इस टेंजेंशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, क्योंकि हर पॉइंट पे टेंजेंट सेम डायरेक्शन में नहीं होता। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास vt डिवाइड बाय रेडियस दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसके अलावा हमारे पास इसका रिलेशन क्या होता है, अगर हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, कि कहीं पर भी हमारे पास सर्कुलर पाथ में एक कंप्लीट रोटेशन होती है, तो कंप्लीट रोटेशन के लिए हमारी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होगी। कंप्लीट रोटेशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन के इक्वल होगी, और जो आपका टाइम होगा वो टाइम पीरियड के इक्वल होगा। एक बात यहां पर आपको याद रखनी है कि सर्कुलर मोशन के अंदर हम एक क्लोज पाथ जब लेते हैं यानी कंप्लीट रोटेशन लेते हैं तो हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होती। जैसे स्टार्ट में एंगल जीरो था तो आफ्टर कंप्लीट रोटेशन वो एंगल 0 से 360 हो जाता है। तो 0 से 360 का मतलब क्या हुआ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, 2 रोटेशन के बाद 360 का डबल वो 720 हो जाएगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होती, दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना। तो फॉर वन कंप्लीट रोटेशन इस कंडीशन को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, थीटा की जगह आपके पास आएगा 2 पाई और नीचे क्या आ जाएगा टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो आपका रिलेशन होगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए। अब इसकी नेचर की बात करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या स्केलर है या वेक्टर है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एज अ वेक्टर ले रहे हैं तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी भी क्या कंसिडर होगी, वो भी एज अ वेक्टर ही कंसिडर होगा। तो बाय नेचर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटीज। अब आगे पॉइंट ये आता है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं उन तमाम एंगुलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन एक ही है, और वो डायरेक्शन क्या है, दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तमाम एंगुलर क्वांटिटीज एक्सियल क्वांटिटीज होती हैं, तो अगर ये एक्सियल क्वांटिटीज हैं तो इनकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मैं इस बात को आपको एक डायग्राम से क्लियर कर दूं कि हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। कि फर्ज करो ये वो प्लेन है जहां पर एक बॉडी रोटेट कर रही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं यह हमेशा उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी वो प्लेन ऑफ रोटेशन के क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्सिस प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है। अब इसकी डायरेक्शन फाइंड करने का रूल क्या है। तमाम एंगुलर क्वांटिटीज के डायरेक्शन फाइंड करने के रूल सेम है, यानी जैसे हमने कल पढ़ा था कि हम डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए राइट हैंड रूल यूज करते हैं, और राइट हैंड रूल के अलावा हम यूज करते हैं स्क्रू रूल। तो चाहे हम राइट हैंड रूल यूज करें चाहे स्क्रू रूल यूज करें, हम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं कल वाले पॉइंट को अगर आपको रिवाइज करवाऊं तो वो पॉइंट ये था कि अगर हमारे पास एक प्लेन में बॉडी रोटेट कर रही हो एंटी क्लॉकवाइज, तो जब आपने राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड आएगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी आउटवर्ड आएगा। अगर अपवर्ड के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। और सिमिलरली अगर उस प्लेन के अंदर हमारे पास जो बॉडी है वो रोटेट कर रही हो किस डायरेक्शन में, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फिर जब आप राइट हैंड को रोटेट करोगे तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस प्लेन के इनवर्ड आएगा, और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्लेन के इनवर्ड आएगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी इनवर्ड आएगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो एंगुलर वेलोसिटी भी नेगेटिव। फिर यहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपका
रेफरेंस पॉइंट भी है, मींस ऑब्जर्वर कहां पर है। तो याद रखें कि इन दोनों केसेस के अंदर आपका जो ऑब्जर्वर है वो टॉप पॉइंट पर है, ऊपर से आप देख रहे हो, और ऊपर से देखते हुए आप इस रिजल्ट को लिखोगे कि अगर ऑब्जर्वर टॉप पर है तो उसके मुताबिक रोटेशन क्लॉकवाइज है तो थीटा और ओमेगा इनवर्ड है, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा और ओमेगा आउटवर्ड है। अगर आपका ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन को चेंज कर दे, ऑब्जर्वर बजाय टॉप के वो नीचे आ जाए, तो आप एक चीज खुद प्रैक्टिकली करके देखना कि पेपर के ऊपर एक सर्कल को ड्रॉ करना, जिस सर्कल की डायरेक्शन को फर्ज करो मैं कह देता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज है। एक पेपर के ऊपर आपने एक एंटी क्लॉकवाइज लूप या सर्कल ड्रॉ करना है। आप उसको फ्रंट से देख रहे हो यहां से, तो आपको वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। आप अपने घर में किसी और को कहो कि उसको ऑपोजिट साइड से देखे, तो क्या होगा? क्या वो उल्टी साइड से भी एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा या क्लॉकवाइज नजर आएगा? क्या वो उल्टी साइड से भी एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा या क्लॉकवाइज नजर आएगा? बिल्कुल, अगर इस साइड से वो ऑब्जर्वर को नजर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो रिवर्स उल्टी साइड से वो नजर क्या आएगा? वो क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो याद रखिएगा ऑब्जर्वर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि अगर आप इस साइड से देख रहे हो तो आपने यहां पर एंटी क्लॉकवाइज के मुताबिक रूल अप्लाई किया, उल्टी साइड से देखोगे तो क्लॉकवाइज के मुताबिक रूल अप्लाई करोगे। तो ये चीज ख्याल रखनी है कि हम जब ऑब्जर्वर टॉप से देख रहा है तो जो रोटेशन हमारी एंटी क्लॉकवाइज है, जो उसको नीचे से देख रहा है उसके लिए क्या होगा? वो क्लॉकवाइज होगा। तो आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर डिफरेंट होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज अगर रूल अप्लाई करेगा वो कहेगा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होगी वो उसकी तरफ है। लेकिन जो उल्टी साइड से देखेगा, रिवर्स साइड से, वो कहेगा क्लॉकवाइज है। वो क्लॉकवाइज के लिए वो क्या कहेगा? वो आउटवर्ड नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा? इनवर्ड। तो अगर आप इन दोनों ग्रीन एरोज को देखो तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? वो सेम है, लेकिन जो रोटेशन है वो चेंज हो गई है। ऑब्जर्वर के मुताबिक एक साइड पर आउटवर्ड है और एक साइड पे क्या है? इनवर्ड। लेकिन ओवरऑल जो उसकी डायरेक्शन है ओमेगा की या थीटा की, वो क्या है बच्चे? वो दोनों साइड्स पे क्या होगी? वो सेम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी के एसआई यूनिट क्या है। एंगुलर वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड है। लेकिन हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर इसके कुछ और यूनिट्स भी यूज हो रहे होंगे, जैसे रेडियन पर सेकंड की जगह पर डिग्री पर सेकंड यूज हो जाएगा। इसके अलावा रेवोल्यूशन पर मिनट सबसे ज्यादा यूज होने वाला यूनिट होगा। इसके अलावा इवन रेवोल्यूशन पर सेकंड भी यूज किया जा सकता है। तो कोई भी इसके अलावा हमारे पास यूनिट यूज हो, आपने उसको एसआई में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और फिर आपने उसको सॉल्व करना है। ये जो रेवोल्यूशन पर मिनट है इसको हम कहते हैं आरपीएम। आरपीएम मींस रेवोल्यूशन पर मिनट, और आपने इसको अगर कन्वर्ट करना हो रेडियन पर सेकंड में तो बहुत आसान है। आपके पास न्यूमरेटर में रेवोल्यूशन है, डिनोमिनेटर में मिनट है। तो एक रेवोल्यूशन कल बताया था 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, और एक मिनट हमारे पास 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। तो 2 पाई ओवर 60 को सॉल्व करोगे तो ये पाई बाय 30 आएगा, और यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड। तो ये कन्वर्जन आप लोगों को यूज करनी पड़ती है कई दफा। तो याद रखिएगा कि 1 आरपीएम 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। यूनिट क्लियर हो गया कि हमारे पास आरपीएम को कन्वर्ट जब रेडियन पर सेकंड में करना होगा तो किस तरह से करेंगे। अब हम यहां पर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंगुलर स्पीड के हवाले से, कि अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है, और आप जानते हो कि अर्थ कंप्लीट करती है अपनी रोटेशन कितने टाइम में? इन 24 आवर्स।
आप लोगों ने कैलकुलेट ये करना है कि अर्थ की स्पिन मोशन जो है उसकी एंगुलर स्पीड की वैल्यू क्या होगी। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है और अपनी एक रोटेशन अपने एक्सिस के अराउंड कंप्लीट करती है 1 डे में, 24 आवर्स में। आपको कैलकुलेट करनी है कि इसकी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। तो आपके पास सबसे बेस्ट फार्मूला कौन सा है इसको सॉल्व करने के लिए? सबसे बेस्ट फार्मूला इसके लिए जो यूज होगा दैट इज 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। यानी आपने उसकी रोटेशन को फिक्स कर दिया, तो 2 पाई ऊपर क्यों आया? फॉर 1 रोटेशन, नीचे क्या है? टाइम पीरियड। और यहां टाइम पीरियड हमारे पास क्या है? यहां पर टाइम पीरियड है 24 आवर्स, तो यह आएगा 2 पाई ओवर 24 आवर्स। तो आपका आंसर जो एक आया वो आया पाई बाय 12। लेकिन पाई बाय 12 यूनिट क्या है? ऊपर है रेडियन और नीचे है आर। क्या आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे? बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे कन्वर्ट होगा? अगर आप आर में कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई कर दो कि 1 आवर में 3600 क्या होते हैं? सेकंड। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12 को 3600 से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है और जो आपके पास रिजल्ट है वो फाइंड हो जाएगा। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो कि 12 इंटू 3600, तो ये वैल्यू आपके पास आती है 43200। क्या वैल्यू आती है? 43200, 43,200। ये आपके पास अर्थ की स्पिन मोशन की एंगुलर वेलोसिटी है। और अगर आपको कहा जाए कि अर्थ की ऑर्बिटल मोशन, तो आपको पता है कि अर्थ सन के अराउंड अपनी जो एक रोटेशन है वो 1 ईयर में कंप्लीट करता है। तो अगर ऑर्बिटल मोशन का क्वेश्चन होता तो आपके पास उसमें जो टाइम पीरियड होता वो डिफरेंट होता। उस केस में आप ऊपर रखोगे 2 पाई, तो नीचे रखोगे 1 ईयर। यह आपके पास रेडियन पर ईयर में आंसर आया। और 1 ईयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सेकंड में। 1 ईयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सेकंड में, क्योंकि बताएगा कि 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं। 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं? या को फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन भी है, बिल्कुल 365 डेज भी कह सकते हो आप। तो फिर आपके पास आएगा 2 पाई ओवर 365 और यूनिट होगा रेडियन पर डेज। 86400 है, ये 1 डे के अंदर सेकंड्स है। 86400 1 डे के सेकंड में 1 ईयर का पूछ रहा हूं। 1 ईयर की जो वैल्यू आपके पास होती है वो होती है 3.15 10⁻⁷ 3.15 10⁻⁷, और ये आपके पास आएगा रेडियन पर सेकंड में। तो अर्थ की ऑर्बिटल और अर्थ की स्पिन जो एंगुलर स्पीड है, क्या वो सेम है या डिफरेंट है? नजर आ रहा है डिफरेंट है, और अच्छा खासा आपके पास डिफरेंस है। तो अगर आप इनको कंपेयर करते हो, किसी डायरेक्ट एमसीक्यू के अंदर ये बात पूछी जाती है, तो याद रखिएगा कि अर्थ के लिए जब आप स्पिन और ऑर्बिटल स्पीड को कंपेयर करोगे तो स्पिन हमारे पास ग्रेटर है एज कंपेयर टू ऑर्बिटल, और होना भी चाहिए, क्योंकि स्पिन मोशन जो होती है वो कंप्लीट होती है 1 डे में। तो स्पिन का टाइम पीरियड कम होता है एज कंपेयर टू ऑर्बिटल। इस वजह से दोनों की स्पीड क्या होगी? वो डिफरेंट होगी। इसके अलावा आपके पास एंगुलर स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लॉक से रिलेटेड होते हैं। हमारी जो घड़ी है, जो एनालॉग है, डिजिटल नहीं, उसमें 3 नीडल्स आप लोग देखते हो। वो 3 नीडल्स आपके पास, जिनको हैंड्स भी कहा जाता है, एक आपके पास है सेकंड हैंड, एक आपके पास है मिनट हैंड, और एक आपके पास है और हैंड। आपने इन तीनों हैंड्स के लिए ये प्रैक्टिस करनी है कि हमारे पास एंगुलर स्पीड की वैल्यू क्या आएगी फॉर सेकंड हैंड, मिनट हैंड और उसके अलावा और हैंड। और आपको मैं पहले से बता देता हूं कि अगर कभी भी ये क्वेश्चन आता है तो वो बेस्ट फार्मूला जो आप लोग यूज करोगे इसकी कैलकुलेशन के लिए वो कौन सा होगा? दैट विल बी 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। वो कौन सा फार्मूला होगा? दैट विल बी 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। ये फार्मूला है बेस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यानी आपने रोटेशन को फिक्स कर दिया 2 पाई 1 रेवोल्यूशन। आपने सिर्फ ये फाइंड करना है कि टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। आपने सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड तीनों के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड करनी है। आपका जो रिजल्ट होगा वो फाइंड हो जाएगा। जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि अर्थ के केस में
जो स्पिन एंगुलर वेलोसिटी होती है वो ऑर्बिटल के मुकाबले में ज्यादा होती है। वैल्यू आपको नजर आ रही है कि स्पिन की वैल्यू के अंदर आपका न्यूमरेटर छोटा है और ऑर्बिटल के केस में आपका न्यूमरेटर बड़ा है। तो ऑर्बिटल स्पीड कम, स्पिन स्पीड ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा का टाइम पीरियड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो जिसके टाइम पीरियड की वैल्यू कम होगी उसकी ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होगी। तो स्पिन का टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है और ऑर्बिटल का टाइम पीरियड 365 डेज होता है। तो जिसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा होती है उसका टाइम पीरियड कम होता है। तो क्लॉक के लिए सेकंड हैंड, मिनट हैंड और ऑवर हैंड की अगर एंगुलर स्पीड को कैलकुलेट करना है तो जो बेस्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो क्या है, 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने तीनों के अंदर 1 रेवोल्यूशन को फिक्स कर दिया कि अगर आपके पास इसकी भी 1 रेवोल्यूशन हो, आपके पास इसकी भी 1 रेवोल्यूशन हो और आपके पास इसकी भी 1 रेवोल्यूशन हो, तो तीनों के लिए टाइम पीरियड क्या होगा। जरा सोचें कि अगर तीनों के लिए मैं टाइम पीरियड को फिक्स कर रहा हूं कि तीनों में हमारे पास, सॉरी, रोटेशन को फिक्स कर रहा हूं कि 1 रोटेशन है, तो तीनों के लिए हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या होगी। मतलब सेकंड हैंड अपनी एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, मिनट हैंड अपनी रोटेशन कितने मिनट्स में कंप्लीट करता है और ऑवर हैंड अपनी रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है। तो अगर मैं सेकंड हैंड से स्टार्ट करूं तो सेकंड हैंड के बारे में आप लोग जानते हो कि सेकंड हैंड अपनी जो एक रोटेशन होता है वो कंप्लीट करता है 60 सेकंड्स में। मतलब 60 सेकंड लगते हैं सेकंड हैंड को दोबारा अपनी पोजीशन पे आने पे। अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड को अपनी रोटेशन पूरी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, वो 60 मिनट्स है। मतलब 60 मिनट्स के अंदर दोबारा मिनट हैंड वापस आएगी, मतलब 1 घंटे के बाद। और इसी तरह से अगर हम बात करें और हैंड की कि और हैंड को कितना टाइम लगता है, तो बच्चे और हैंड को सबसे ज्यादा टाइम लगता है। और हैंड अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करती है कितने टाइम में, 12 आवर्स में, नॉट 24 आवर्स, क्योंकि यहां पर नीडल पे आपके पास 12 है। तो नीडल 1 रोटेशन जब कंप्लीट करती है तो 12 आवर्स गुजरते हैं। अब आपको क्या पता चल गया, तीनों का टाइम पीरियड पता चल गया, आगे कुछ भी नहीं है। आपने बस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। ओमेगा किसके इक्वल है, 2 पाई ओवर टाइम पीरियड के। ऊपर आपके पास 2 पाई है, नीचे टाइम पीरियड कितना है, 60। ये आंसर आ गया 2 पाई ओवर 60। आपका आंसर आया पाई बाय 30 और यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट मिनट हैंड, ऊपर आया 2 पाई, नीचे टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड है तो 60, लेकिन वो 60 मिनट्स है। अगर वो 60 मिनट्स हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो पाई बाय 30 जरूर आएगा, लेकिन वो रेडियन पर मिनट है, पर सेकंड नहीं है। और लास्ट केस के अंदर आप जब फाइंड करोगे ऊपर 2 पाई नीचे टाइम पीरियड, तो इसका टाइम पीरियड 12 आवर्स है। 2 ओवर 12 सॉल्व करोगे तो आपके पास पाई बाय 6 आएगा और यूनिट रेडियन पर आवर। ये तीनों की कैलकुलेशन हो गई। अब आप इनको कन्वर्ट कर लो, जो मिनट और आवर में है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे कन्वर्ट होगा, आपके पास यहां पर आपके पास पाई बाय 30 है, आपने मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो आप डिनोमिनेटर में 60 मल्टीप्लाई करोगे, ये पाई ओवर 1800 आएगा। लास्ट वाले के अंदर आपके पास और है, आपने कन्वर्ट करना है और को सेकंड में, तो आप बेसिकली जो 6 है उसको मल्टीप्लाई करोगे 3600 से, क्योंकि एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो 21600 आएगी। तो ये तीनों आंसर रेडियन पर सेकंड में फाइंड हो गए। कई दफा एग्जामिनर आपको बजाय इसके कि रेडियन पर सेकंड में कैलकुलेट करने के, वो कहेगा कि कैलकुलेट करो आरपीएम में, जिसमें कैलकुलेट करो आरपीएम में, तो वो भी आसान है कैलकुलेट करना। देखो फिर आपने करना क्या है, जो ऊपर 2 पाई रेडियन है, जो ऊपर 2 पाई रेडियन है, आप उसकी जगह क्या लिख दोगे, 1 रेवोल्यूशन। और नीचे अब आपने टाइम किसमें पुट करना है, मिनट में। ऊपर के आपके पास 2 पाई रेडियन, आपने उसकी जगह क्या लिख दिया, 1 रेवोल्यूशन। और टाइम किसमें पुट करना है आपने, मिनट में। तो आप तीनों हैंड्स के लिए क्या कर सकते हो, आरपीएम के अंदर वैल्यू को फाइंड कर सकते हो।
तो जो 60 सेकंड्स होते हैं बच्चे वो 1 मिनट होता है। यहां तो पहले से मिनट गिवन है, और जो 12 आवर्स होते हैं उसको अगर आप मिनट में कन्वर्ट करो तो 12 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 720 आपके पास मिनट्स आएंगे। तो आप तीनों को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर आपके पास टाइम कितना है 1 मिनट, तो आपका आंसर आएगा 1 आरपीएम। तो सेकंड हैंड की स्पिन आपके पास 1 आरपीएम है, ओमेगा 1 आरपीएम है। अगर मिनट हैंड की बात करें तो 1/60 आएगा, और अगर हम और हैंड की बात करें तो और हैंड के लिए 1/720 आएगा। तो ये बच्चे आपने कैलकुलेशन कर ली रेडियन पर सेकंड में भी, और उसके अलावा रेडियन पर रेवोल्यूशन पर मिनट में भी। आई होप आप लोगों को आसान भी लगा होगा और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि किस तरह से हमने ये कैलकुलेशन करनी है। और जब ये कैलकुलेशन आ जाती है तो इवन अगर आप लोगों से रेशो का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप रेशो के क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। कि फॉर एग्जांपल आपको रेशो पूछी गई, रेशो बिटवीन एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड एंड मिनट हैंड। मैं एक एग्जांपल आपको करवा रहा हूं, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको करना बस क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर रखना है ओमेगा एस, नीचे रखना है ओमेगा एम, क्योंकि पहले सेकंड हैंड है। ओमेगा एस क्या होगा 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, टाइम किसका सेकंड हैंड का, डिवाइड बाय 2 पाई ओवर टाइम पीरियड किसका मिनट हैंड का। 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, मिनट हैंड का टाइम पीरियड ऊपर और सेकंड हैंड का टाइम पीरियड नीचे। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, ऊपर आ गया मिनट हैंड और नीचे आपके पास आ गया सेकंड हैंड का टाइम। अब आगे वैल्यूज हैं, यूनिट दोनों के सेम होने चाहिए, इसमें गलती नहीं करनी। तो मिनट हैंड अपनी रोटेशन कंप्लीट करता है 60 मिनट्स में, तो सेकंड हैंड कंप्लीट करता है 1 मिनट में। तो आपका आंसर आ गया 60:1। तो सिंपल क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं होता है। वन आवर आपके पास क्या होता है 60 मिनट, तो 12 के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी का टॉपिक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलेरेशन की। वो छोटा सा टॉपिक है, इतना कोई लेंथी टॉपिक नहीं, उसमें आसान सी चीजें हैं और उसके एमसीक्यूज भी कंपैरेटिवली कम होते हैं। ज्यादा एमसीक्यूज जो आपके पास होते हैं वो एंगुलर स्पीड से रिलेटेड होते हैं। एंगुलर एक्सेलेरेशन, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास एक्सेलेरेशन होती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास एंगुलर एक्सेलेरेशन होती है। और सिंबल हमारे पास यूज होता है इसका अल्फा। सिंबल इसका क्या यूज होता है, अल्फा यूज होता है। एंगुलर एक्सेलेरेशन हर मोशन में प्रेजेंट नहीं होती, मतलब हर सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होती। एंगुलर एक्सेलेरेशन के बारे में ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि ये सिर्फ प्रेजेंट होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, जहां पर बॉडी की एंगुलर स्पीड चेंज हो रही होगी, जहां बॉडी की टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही होगी, हम उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एंगुलर एक्सेलेरेशन सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब एंगुलर एक्सेलेरेशन को हमने जब डिफाइन किया तो हमने इसके बारे में क्या कहा कि ये क्या है, एंगुलर एक्सेलेरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलेरेशन। अब इसको समझें कि हमारे पास असल में ये प्रोड्यूस कब हो रहा है। ये प्रोड्यूस तब हो रहा है कि जब बॉडी एक सर्कल में जब मूव कर रही है तो उसकी मोशन हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी मोशन हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होगा कि हमारे पास उसकी जो टेंजेंशियल स्पीड है अब वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। कि फर्ज करो अगर बॉडी पॉइंट ए टू बी मूव करती है, पॉइंट ए टू बी मूव करेगी, तो ए टू बी मूव करते हुए
हमारे पास हर पॉइंट पे अगर उसकी टेंजेंशियल स्पीड चेंज हो रही है, कि लेट्स से ए पॉइंट पर मैं कहता हूं कि उसकी जो टेंजेंशियल स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, इसको मैं v1 कह देता हूं, तो बी पॉइंट पर जाकर वो टेंजेंशियल स्पीड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। लेट्स से बढ़ गई और कितनी हो गई, वो 15 हो गई। अब अगर टेंजेंशियल स्पीड चेंज होगी तो हमने पढ़ा कि ओमेगा किसके इक्वल है, v ओवर आर के इक्वल है। तो अगर आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी तो वेलोसिटी आपके पास ओमेगा को चेंज भी करेगा। तो जब सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास एंगुलर स्पीड चेंज होती है तो तब प्रोड्यूस होती है एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलेरेशन। फार्मूला बड़ा सिंपल सा, जो इस डेफिनेशन से ही समझ आ जाता है कि क्या होगा, एंड दैट इज अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, और डेल्टा ओमेगा वेक्टर, अल्फा आपके पास वेक्टर। इसका मतलब अल्फा की जो डायरेक्शन है वो डेल्टा ओमेगा के अलोंग होती है। इसके अलावा अल्फा को हम फाइंड करना चाहें तो हम कहते हैं कि ये रेशियो होती है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और रेडियस की। आगे बात करेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होती है। यहां ब्रीफली आपको बता दूं कि जब आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो इस टेंजेंशियल वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है अलोंग द टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स सेंटर अलोंग द रेडियस होती है, और जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होती है ये अलोंग द टेंजेंट है। मींस टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल हर पॉइंट पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो दोनों को आप ये नहीं कह सकते कि दोनों एक दूसरे की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का ताल्लुक डायरेक्शन के साथ होता है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का ताल्लुक मैग्नीट्यूड के साथ होता है। इसके अलावा अल्फा का फार्मूला क्या है, इसके अलावा अल्फा का फार्मूला टॉर्क ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। ये फार्मूला कहां से आया, आप लोग जानते हैं कि फोर्स मैस टाइम एक्सेलेरेशन है, तो एक्सेलेरेशन क्या आएगी, फोर्स डिवाइड बाय मैस। तो सर्कुलर मोशन में फोर्स का एनालॉग टॉर्क होता है, मैस का एनालॉग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो एक्सेलेरेशन का एनालॉग क्या होगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो अल्फा इज द रेशियो बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारे पास रेशियो है दो फिजिकल क्वांटिटीज के भी। तो हमेशा फार्मूला ऐसा नहीं पूछा जाता कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज फॉर एंगुलर एक्सेलेरेशन। कई दफा स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिखा जाता है कि लेट्स से रेशियो बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, तो तब भी आपको पता होना चाहिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंगुलर एक्सेलेरेशन के एसआई यूनिट क्या होंगे। तो सिंपल ये पॉइंट है एसआई यूनिट का, कि एसआई यूनिट हमारे पास इसका क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और ज्यादातर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में ही गिवन होता है, और अगर कहीं पर दूसरे किसी यूनिट में गिवन हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अदर यूनिट से मुराद मेरी ये है कि रेडियन की जगह डिग्री लिखा हो, तो डिग्री पर सेकंड स्क्वायर में गिवन हो, या फिर आपके पास रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर या रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर में गिवन हो, तो आपने एसआई में कन्वर्ट करना है एज पर रिक्वायरमेंट। एज पर रिक्वायरमेंट का मतलब यह है कि क्या हमारी ऑप्शंस में यूनिट कन्वर्ट हुए हैं या नहीं हुए, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कन्वर्ट करोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डायरेक्शन का, जो हम हर एक टॉपिक में बार बार बात करते हैं। एंगुलर जो एक्सेलेरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। एंगुलर एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइक ऑल अदर एंगुलर क्वांटिटीज। मतलब ये भी एक्सियल क्वांटिटी है, लेकिन क्या ये कहना करेक्ट होगा कि ये अलोंग एंगुलर वेलोसिटी है, क्या ये कहना करेक्ट होगा कि ये अलोंग एंगुलर वेलोसिटी है। तो याद रखिएगा नो, जैसे एक्सेलेरेशन हमेशा वेलोसिटी के अलोंग नहीं होती, एंगुलर एक्सेलेरेशन भी हमेशा एंगुलर वेलोसिटी के अलोंग नहीं होती। तो फिर करेक्ट क्या है, करेक्ट ये होगा कि हम ये कहेंगे कि हमेशा ये अलोंग डेल्टा ओमेगा है, ये एंगुलर वेलोसिटी के चेंज के अलोंग होती है। जैसे एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के चेंज के अलोंग है, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन एंगुलर वेलोसिटी के चेंज के अलोंग होती है। यानी अगर डेल्टा ओमेगा पॉजिटिव तो दोनों पैरेलल, और अगर डेल्टा ओमेगा नेगेटिव तो दोनों क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। इस पॉइंट का मतलब क्या है, डेल्टा ओमेगा का पॉजिटिव होना और डेल्टा ओमेगा का नेगेटिव होना। चेंज हमारे पास पॉजिटिव कब आता है, चेंज पॉजिटिव तब आता है जब हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, और चेंज नेगेटिव कब आता है, जब हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही हो। जिसका मतलब यह हुआ
कि हमारे पास डेल्टा ओमेगा पॉजिटिव तब होगा जब ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, और डेल्टा ओमेगा नेगेटिव कब होगा जब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल हमारे पास सबसे सिंपल, हमारे घरों में जो सीलिंग फैन है, आप उसको एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो कि जब आप सीलिंग फैन को ऑन करते हो तो हमारे पास वो रेस्ट से स्टार्ट होता है, उसका ओमेगा इंक्रीज करता है, और वही सीलिंग फैन जो रोटेट करता है, आप उसको सडनली स्विच ऑफ कर दो तो बच्चे क्या होगा? उसको स्विच ऑफ करने का मतलब होगा कि हमारे पास उसका ओमेगा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर आपके सरों के ऊपर इस टाइम फैन प्रेजेंट है और अगर वो फैन चल रहा है तो आप उसकी फैन की रोटेशन को देखो नीचे से, क्योंकि आप नीचे हो पंखे के, तो ऑब्जर्वर अगर नीचे है और नीचे से उस फैन की रोटेशन को देखे तो जरा मुझे देख के बताओ कि क्या फैन रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या फैन रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बच्चे, उसको स्लो स्पीड पे आप देखें, फैन की जो रोटेशन होती है अगर नीचे से देखी जाए तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होती है। हाँ, अगर आप पंखे के ऊपर हो, छत के साथ लटके हुए हो और ऊपर से देखोगे, फिर आपको क्या नजर आएगी? फिर आपको क्लॉकवाइज नजर आएगी। तो स्पेशली ऑन करके देखें, अच्छी बात है, आपको आइडिया होगा। तो फैन की जो रोटेशन हमारे पास है, जो कन्वेंशनली हम लोग देखते हैं, वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे, अगर फैन की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो रूल अप्लाई करके बताओ कि ओमेगा की डायरेक्शन डाउनवर्ड है टुवर्ड्स द फ्लोर या टुवर्ड्स द सीलिंग? अगर हमारे पास फैन की रोटेशन आपको पता चल गई कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द फ्लोर है या टुवर्ड्स द सीलिंग है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके पास ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द फ्लोर, डाउनवर्ड है। ये आपके पास ओमेगा की डायरेक्शन है। अब चाहे फैन की स्पीड बढ़ रही हो और चाहे फैन की स्पीड कम हो रही हो, आपको यह पता चल गया कि ओमेगा की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। अब आ जाएं इस पॉइंट की तरफ कि हमारे पास ओमेगा इंक्रीज हो रहा होगा तो अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी? अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा हो तो याद रखिएगा, ओमेगा और अल्फा दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल। इसका मतलब यह हुआ कि जब फैन को आप स्विच ऑन करोगे तो हमारे पास ओमेगा की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड आएगी, और इस केस में आपके पास अल्फा की जो डायरेक्शन आएगी वो भी क्या आएगी? डाउनवर्ड आएगी और पॉजिटिव होगी। और जब हम फैन को स्विच ऑफ करेंगे उस केस में ओमेगा क्या करेगा? डिक्रीज। तो जब भी ओमेगा डिक्रीज करेगा तो याद रखिएगा, ओमेगा अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, अल्फा उसके क्या हो जाता है? ऑपोजिट हो जाता है और नेगेटिव हो जाता है। तो फैन को जब स्विच ऑफ करेंगे तो उस केस में ओमेगा तो डाउनवर्ड है लेकिन अल्फा टुवर्ड्स द सीलिंग हो जाएगा, उसके ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बातें हैं कि हमारे पास पैरेलल और एंटी पैरेलल या 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो पैरेलल कब होगा? जब ओमेगा इंक्रीज हो रहा होगा, और एंटी पैरेलल कब होगा? जब ओमेगा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और किसी को अगर डाउट है कि डाउनवर्ड है तो बच्चे इसका मतलब उसको रूल अप्लाई करना नहीं आता। आपने रूल अप्लाई करके देखना है कि हमारे पास ओमेगा की डायरेक्शन कहां आ रही है? डाउनवर्ड आ रही है। ओमेगा जब इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली बच्चे तीनों की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि ओमेगा और थीटा तो पैरेलल होते हैं। और जब हमारे पास एंटी पैरेलल होगा, ओमेगा और थीटा की डायरेक्शन तो वही होगी लेकिन अल्फा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये बच्चे आपके पास एंगुलर एक्सेलेरेशन का टॉपिक था, जिसमें हमने एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या है, उसके यूनिट क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, और स्पेसिफिकली हम एंगुलर जब एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को देखते हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा के इंक्रीज और डिक्रीज से देखते हैं कि ओमेगा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। क्लॉकवाइज फैन की रोटेशन नहीं होती, आराम से उसको स्लो स्पीड पे देखें, वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगर किसी के फैन की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब उसका फैन खराब हो चुका है, वो फैन को रिप्लेस करें। एंटी क्लॉकवाइज में थंब कैसे बच्चे आपके अपवर्ड दिखाएगा? आप फिर इसका मतलब है रूल गलत लगा रहे हो। अपने सर को छत की तरफ करो
और सर को छत की तरफ करके अपने हाथ को बिल्कुल अपने फेस के टॉप पर लेकर आकर अपने फिंगर्स को रोटेट करो, तो आपका थंब आपके फेस की तरफ आएगा, मींस डाउनवर्ड आएगा। मैंने क्या आपको कहा कि छत की तरफ आपका फेस हो जाए, बिल्कुल छत की तरफ, पंखे की तरफ, और फिर आपने अपने राइट हैंड को अपने फेस के ऊपर लेकर जाना है और आपने अपनी फिंगर्स को घुमाना है पंखे की रोटेशन के साथ, कि पंखा जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो पंखा जब जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, आप अपनी फिंगर्स को रोटेट करोगे तो आपको नजर आएगा कि जो थंब है वो आपके फेस की तरफ आएगा। तो थंब आपके फेस की तरफ आने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एंगुलर वेलोसिटी क्या है, डाउनवर्ड है। बच्चे रूल अप्लाई करना मैंने बता तो दिया आपको, ठीक है। आज टाइम मिला एंड में तो दोबारा से मैं आपको इसको रिपीट भी कर दूंगा। दोबारा इसको देख लीजिएगा लेक्चर को, जहां पर डाउट हो सुनिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज, देखें हमने अभी जो वेरिएबल्स पढ़े, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलेरेशन, ये तीनों हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं ये एंगुलर हैं। इस टॉपिक में हमने इन वेरिएबल्स को जो एंगुलर हैं इनके लीनियर वेरिएबल्स के साथ कंपेयर करना है। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज, तो तीन रिलेशन हम यहां पर डिस्कस करेंगे। जो पहला रिलेशन हम डिस्कस करेंगे दैट इज बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मींस एस और थीटा के दरमियान रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे और स्केलर फॉर्म में भी लिखेंगे। अब इस रिलेशन को देखने के लिए हम यहां पर अज्यूम कर लेते हैं एक सर्कुलर पाथ को, कि लेट्स से हमारे पास एक प्लेन में बॉडी रोटेट कर रही है और ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर हमारे पास है दैट इज O, और हमारे पास जो रेडियस है दैट इज R, और बॉडी मूव कर रही है बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक सर्कुलर पाथ है जिसमें बॉडी हमारे पास रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, और हमारे पास बॉडी A to B मूव करती है, और A to B हमारे पास जो टाइम है वो स्मॉल है, मींस टाइम अप्रोचेस टू जीरो। तो मैंने कल बताया था कि जब टाइम स्मॉल होता है उस केस में आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कंसीडर होता है वेक्टर। और अगर आप यहां पर देखो कि आपकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे तो आपके पास डेल्टा थीटा की जो डायरेक्शन आएगी वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगी और इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी। तो इसको डेल्टा थीटा लिख दें या सिंपली आप थीटा लिख दें। एस क्या होगा? लेकिन जब हमारे पास टाइम इंटरवल स्मॉल है तो A to B हमारा जो वेक्टर होगा या आपके पास आर्क लेंथ होगी, वो आर्क लेंथ एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगी, और ये भी बिहेव क्या करेगा? एज अ वेक्टर बिहेव करेगा। तो दो वेक्टर यहां पर हो गए, एक हो गया S, एक हो गया थीटा, और तीसरा बच्चे जो वेक्टर है वो बेसिकली आपका पोजीशन वेक्टर है, कि ओरिजिन से लेकर जो पॉइंट A है यहां पर बॉडी की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए जो पोजीशन वेक्टर प्रेजेंट होगा वो क्या है? वो है R। तो तीन वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए, एक है R, एक है S और एक है थीटा। तो रिलेशन यहां से क्या लिखा जाता है? रिलेशन लिखा जाता है कि S इज इक्वल टू थीटा क्रॉस R। यह है लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का रिलेशन वेक्टर फॉर्म में, कि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है थीटा का और R का। और जब हम इसकी मैग्नीट्यूड को लिखते हैं तो फॉर मैग्नीट्यूड हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को इग्नोर कर देंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट को इग्नोर करने का मतलब यह है कि इसको ओपन करके एंगल को 90 पुट करेंगे, तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा S इज इक्वल टू R थीटा। तो फिर चाहे आप इसको लिखो S इज इक्वल टू R थीटा और चाहे लिखो S इज इक्वल टू थीटा R, दोनों केसेस में हमारा रिजल्ट क्या होगा? वो करेक्ट होगा। अब इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर लिखा जाए तो क्या कहेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो रेडियस से तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये इन दोनों का रिलेशन है।
अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर बच्चे गलती करते हैं वो ये पॉइंट है कि S इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर ही क्यों लिखा, हम इसको S इज इक्वल टू आर क्रॉस थीटा क्यों नहीं लिखते। एक बात तो याद रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्यूमुलेटिव नहीं होता। क्यूमुलेटिव ना होने का मतलब यह है कि थीटा क्रॉस आर और आर क्रॉस थीटा इक्वल नहीं होते। आर क्रॉस थीटा और थीटा क्रॉस आर इक्वल नहीं होते। इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि थीटा क्रॉस आर भी करेक्ट है और आर क्रॉस थीटा भी करेक्ट है। लेकिन स्पेसिफिकली जो हम बात पढ़ रहे हैं यहां पर हमें पता होना चाहिए कि वाई थीटा क्रॉस आर इज ओनली करेक्ट, वाई थीटा क्रॉस आर इज ओनली करेक्ट। तो देखो आपके पास जो थीटा है वो अपवर्ड है, जो रेडियस है वो उसके परपेंडिकुलर है। मैं अब इन वेक्टर्स को ड्रॉ कर रहा हूं, ये एस हो गया, ये आपके पास हो गया आर हो गया। और अगर आप तीसरा वेक्टर देखो जो कि आपके पास एस है तो वो इन दोनों के क्या है, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और मैं उसको यहां पर ड्रॉ कर सकता हूं। ये मेरे पास क्या है, ये एस है। अब आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्शन फाइंड करने का रूल याद होना चाहिए। वो रूल आपके पास क्या था, वो रूल आपके पास था राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल क्या कहता था कि जो फर्स्ट वेक्टर है, जो फर्स्ट वेक्टर है, जैसे इस फार्मूला के अंदर फर्स्ट वेक्टर थीटा है, आपने अपने राइट हैंड को उस पर रखना है और आपने सेकंड वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। यानी यहां मैं जो फर्स्ट वेक्टर है वो क्या है, थीटा, उस पर रखूंगा अपने राइट हैंड को और मैं आर की तरफ उसको कर्ल करूंगा अलोंग द शॉर्टर एंगल। तो थीटा से जब आर की तरफ मैं अपने राइट हैंड को कर्ल करूंगा तो थंब मुझे बताएगा कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है। तो बच्चे जब रूल अप्लाई करके देखो तो आपका जो थंब आएगा वो एग्जैक्टली इस एस के अलोंग आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा क्रॉस आर हमें एस की डायरेक्शन बता रहा है। थीटा क्रॉस आर हमें एस की क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है और वो करेक्ट डायरेक्शन बता रहा है। अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए काम कीजिएगा, आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए कीजिएगा इसको रिवर्स। बजाय थीटा क्रॉस आर करने के आर क्रॉस थीटा करना, मैंने क्या कहा, बजाय थीटा क्रॉस आर फाइंड करने के आप लोग आर क्रॉस थीटा फाइंड करना। तो आप लोग एक चीज देखोगे कि जब आप इसके रिवर्स इसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आपके पास जो डायरेक्शन आएगी वो इनकरेक्ट आएगी। क्या मतलब, आप आर पे हाथ रखकर उसको थीटा की तरफ कर्ल करना तो थंब आपके पास जो होगा वो आपकी डिस्प्लेसमेंट के क्या आएगा, ऑपोजिट आएगा। तो फिर हम उसको एस नहीं लिखेंगे, हम उसको नेगेटिव एस लिखेंगे। एंगल बिटवीन एस एंड थीटा क्या होगा, नजर आ रहा है बच्चे, 90 डिग्री। एक्सिस, रेडियस, टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये रूल करेक्टली अप्लाई किया तो आप लोगों को इस बात की समझ आ जाएगी कि थीटा क्रॉस आर करेक्ट है, आर क्रॉस थीटा करेक्ट नहीं है। और अगर कहीं पर लिखा जाए कि आर क्रॉस थीटा किसके इक्वल होगा तो बच्चे वहां पर आपके पास आंसर क्या होगा, आर क्रॉस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव एस। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब आ जाएं सेकंड की तरफ, और ये बातें अब रिपीट होनी है, ये चीजें आगे वेलोसिटी में भी आनी है और एक्सेलेरेशन में भी आनी है। जब हाथ बच्चे रखोगे वहीं फिंगर्स आपके पास आएंगी, फिंगर्स अलहदा तो नहीं होती ना। जब आपने राइट हैंड को रखना है तो राइट हैंड को रखने का मतलब यह है कि आपके पास राइट हैंड की फिंगर्स भी उस वेक्टर के ऊपर आएंगी। मैं 1 मिनट देखता हूं कि मेरे पास अगर इसकी कोई इमेज अवेलेबल हो तो मैं आपको वो भी दिखा दूं। अदरवाइज सिंपल है, रूल अप्लाई करना है, फिंगर्स को घुमाना है, आपके पास एग्जैक्टली पता चल जाता है कि डायरेक्शन क्या है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड रूल, जिन बच्चों को डाउट है मैंने उनके लिए ओपन किया है, इसको देखें। यहां पर जहां वी लिखा हुआ है, ठीक है, वहां बेसिकली आपके पास क्या है, थीटा, और जहां बी लिखा हुआ है वहां आर है। तो आपने बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अपनी फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ क्या किया, कर्ल किया।
और थंब क्या बताएगा, थंब आपको क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। तो ये आपके पास एक क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका जो आपके सामने नजर आ रहा है कि फिंगर्स कल कहां से हुई, इस डायग्राम के मुताबिक वी से बी, और आपके लिए वी क्या है, आपके लिए जो वी है वो थीटा है, और आपके लिए जो बी है वो क्या है, आर। तो आपने थीटा से आर की तरफ अपने क्या किया, फिंगर्स को रोटेट किया। तो थंब ने आपको किसकी डायरेक्शन बताई, थंब ने आपको डायरेक्शन बताई डिस्प्लेसमेंट की। ये आपके पास केस में होगा, इसको मैंने रोटेट भी कर दिया। एग्जैक्टली आपके पास ये डायग्राम बन रही होगी, यूं आप अपनी फिंगर्स को करोगे रोटेट और आपके पास रिजल्ट फाइंड होगा। ठीक है, इस डायग्राम को मैं देखता हूं, अगर मेरे पास ये ऐड होती है, बिल्कुल ऐड हो गई। अब ये देख लें आप, ये आपको आइडिया हो जाएगा। क्लियर हो रहा है रूल। यहां पर आपके पास जो रिप्लेस मैंने किया वो किसको रिप्लेस किया, मैं यहां कर भी देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहां पर v है वो बेसिकली आपके लिए थीटा है, और जो b है वो आपके लिए r है। तो थीटा से आपने r की तरफ कल किया, और यहां पर आपके पास जो थंब है वो आपके पास s को शो करेगा, और ये v भी जो प्लेन है ये बेसिकली आपका थीटा और r का प्लेन होगा, जहां पर ये दो वेक्टर्स लाई करेंगे। और अगर आप इसके रिवर्स करो, मैं देखता हूं कि अगर वो भी यहां पर हमारे पास पॉसिबल हो सके तो वो भी आपको आइडिया हो जाए। ये देखो, अगर आप उल्टा रोटेट करोगे तो तब क्या होगा, तब आपके पास थंब रिवर्स हो जाएगा। बल्कि यहां पर जी थंब आपके पास रिवर्स हो जाता है अगर आप उल्टा, बल्कि ये लेफ्ट हैंड हो गया, सॉरी लेफ्ट हैंड तो नहीं करना हमने, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो यहां पर कन्वर्ट नहीं होगा, उसके लिए हमें सेपरेट ही ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर इन्वर्ट करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये रूल आपके अप्लाई होंगे चाहे लीनियर और वेलोसिटी की बात करें चाहे एक्सेलरेशन की बात करें। तो नेक्स्ट पे आते हैं सेकंड वन। सेकंड बच्चे हमारा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा। मैंने मिटा दिया बच्चे उसको, वो गलत हो जाता है, इन्वर्ट नहीं होता, उसके लिए सेपरेट डायग्राम ही होगी, वो भी मेरे पास नहीं, अगर होती तो मैं आपको दिखा देता। लेकिन आपको पता होगा कि आप उल्टा करोगे तो ऑटोमेटिकली थंब की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब रिलेशन बिटवीन लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी क्या है। अब सेम चीज जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाई, उसी डायग्राम को अगर आप यहां पर भी रीड्रॉ करते हो तो आपको वहां से आइडिया होगा कि अब आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या हैं, और आपको किन वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप चाहिए। तो मैं सेम डायग्राम को तीनों में कॉपी करूंगा क्योंकि हम सेम ही केस डिस्कस कर रहे हैं कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, अब वेक्टर्स क्या चेंज होंगे। अब वेक्टर्स हमारे पास चेंज ये होंगे कि जो आपके पास अब डिस्प्लेसमेंट है वहां पर आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी, यहां पर आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई, और जहां पर आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वहां पर आपके पास क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं। तो यहां पर भी जब आप रिलेशन लिखोगे तो आपके पास रिलेशन क्या आएगा, वी टी के टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड थीटा। ये ओमेगा और सॉरी आर, ओमेगा और आर का क्रॉस प्रोडक्ट है। और यहां भी याद रखिएगा कि हम इसको आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते, और अगर आप लोग इसको आर क्रॉस ओमेगा लिखोगे तो फिर बच्चे यहां पर क्या आना चाहिए, यहां वेलोसिटी क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। सेम रीजन जो आपने ऊपर रीजन देखी, सेम रीजन यहां भी अप्लाई होगी कि आप अगर यहां पर भी इस रूल को अप्लाई करना चाहो तो आप अप्लाई करोगे और ओमेगा से आर की तरफ अपनी फिंगर्स को रोटेट करोगे। तो यहां पर अब जो आपके पास v है वो क्या है, ओमेगा, और जो b है वो r है। तो ओमेगा से r की तरफ आपने कल किया तो थंब आपके पास रिप्रेजेंट किसकी डायरेक्शन करेगा, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को करेगा। इनवर्ड आउटवर्ड नहीं आएगा बच्चे, आप प्लेन में रोटेट करो, आपको आइडिया हो जाएगा। इस डायग्राम को देखें, अगर हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं, फॉर मैग्नीट्यूड ये क्या आएगा, तो फॉर मैग्नीट्यूड हमारे पास इसका जो रिजल्ट होगा
उसमें फिर फर्क नहीं पड़ता कि चाहे हम इसको ओमेगा क्रॉस आर ओमेगा आर लिखें या आर ओमेगा लिखें। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल आसान होते हैं। आपके पास वेरिएबल्स अगर पता हो, ओमेगा और वेलोसिटी गिवन है, आप इजीली जो भी चीज कैलकुलेट करनी है कर सकते हो। मजीद अगर वेरिएशन की बात करें तो आप ये कर सकते हो कि ओमेगा की जगह आप 2 पाई ओवर टाइम पीरियड लिख सकते हो। जब 2 पाई ओवर टाइम पीरियड लिखोगे तो ये फार्मूला चेंज होकर क्या बन जाएगा, वी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो ये आपके पास है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट रिलेशन पे चलते हैं और हर एक जैसा ही है, और वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन। और वो आप खुद बता सकते हो कि क्या होगा। लीनियर और एंगुलर एक्सेलेरेशन का रिलेशन कि आर क्रॉस अल्फा होगा या अल्फा क्रॉस आर होगा। अल्फा क्रॉस आर या आर क्रॉस अल्फा। बिल्कुल अल्फा क्रॉस आर सेम आपके पास रिलेशन आएगा। अब मैं अगर वेरिएबल्स को चेंज करता हूं इसी केस में, तो मेरे पास अब वेरिएबल्स जो चेंज होंगे क्या होंगे, यहां पर आ जाएगी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा अल्फा। और अब भी तीनों क्या हैं, तीनों आपके पास परपेंडिकुलर हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म में वो क्या लिखा जाएगा कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट किसका, अल्फा और आर का। ये अल्फा और आर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और अगर आप मैग्नीट्यूड के लिए लिखना चाहो तो मैग्नीट्यूड के लिए आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड के लिए आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा या ए टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो यहां पर भी अगर आप चाहो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए दोबारा से ये रूल अप्लाई करके देख लेना। आप जिस वेक्टर फॉर्म में उसको लिख रहे हो वो वेक्टर फॉर्म आपके पास क्या है, वो करेक्ट है। बिल्कुल लिख सकते हैं। नेगेटिव साइन का मतलब यही होगा कि ऑपोजिट है। क्लियर हो गया ये कि रिलेशंस हमारे पास क्या है इनके दरमियान। और इसको अगर आप चेंज करके कुछ लिखना चाहो तो आप क्या करोगे, आप अल्फा की जगह लिख सकते हो टॉर्क ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर टॉर्क ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो ए टी आपके पास किसके इक्वल आएगा, टॉर्क और साथ रेडियस डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस फॉर्म में भी लिखना इसको करेक्ट होगा। अब मैं आपको कुछ वेरिएबल्स बताता हूं कि जब हम लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स को लिखते हैं तो हमारे पास लीनियर मोशन के अंदर वो वेरिएबल्स क्या हैं और उनकी रिप्लेसमेंट हमारे पास जब एंगुलर मोशन में आती है तो वो क्या आती है। अब सारे टॉपिक तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो जो हैं वो जहां पर यूज हो आपको आइडिया होना चाहिए कि हमने किस वेरिएबल को किस से रिप्लेस करना होता है। जैसे हमारे पास जब मोशन लीनियर होती है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट, और यहां डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस किया जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। हमारे पास यहां पर होती है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और यहां पर हम उसको रिप्लेस करते हैं एंगुलर वेलोसिटी से। यहां पर हमारे पास है एक्सेलेरेशन, हम रिप्लेस करते हैं उसको एंगुलर एक्सेलेरेशन से। यहां पर है मैस, और मैस को रिप्लेस किया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। इसके अलावा फोर्स लीनियर में और टॉर्क होती है एंगुलर में, मोमेंटम लीनियर में और एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोशन में। लीनियर मोशन के अंदर हमारे पास होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एंगुलर के केस में हमारे पास होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा जब आप फार्मूलाज की बात करते हो, यहां मोमेंटम अगर लिखा जाएगा m इंटू वी, बल्कि इसको मैं ऊपर लिख देता हूं कि यहां मोमेंटम अगर लिखा जाएगा आपके पास m इंटू वी, तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा जाएगा, I इंटू ओमेगा। फोर्स अगर आप लिखोगे m टाइम्स a, तो टॉर्क को क्या लिखोगे, I अल्फा।
अगर आप s को लिखोगे vt तो यहां पर लिखोगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। फिर इवन इंपल्स के लिए भी होता है कि इंपल्स आपके पास अगर लीनियर मोशन में, तो यहां पर आपके पास एंगुलर इंपल्स होता है j। इंपल्स अगर इक्वल है चेंज इन मोमेंटम के, तो एंगुलर इंपल्स इक्वल होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के। तो ये कुछ मैंने वेरिएबल्स आपको लिख कर दिए जो आप लीनियर और एंगुलर मोशन के केस में या रोटेशनल मोशन के केस में रिप्लेस कर रहे होते हो। इन्हीं चीजों को माइंड में रखते हुए आप इक्वेशंस को लिख सकते हो कि आपके पास इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन क्या होंगी। जैसे आपने काइनेमेटिक्स के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, अब वही इक्वेशंस आप रिप्लेस कर दोगे एंगुलर क्वांटिटीज के साथ, और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जहां वहां पर पूछे जाते हैं यहां भी पूछे जाते हैं कि जैसे बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, वहां vi0 यहां ओमेगा i0, बॉडी स्पीड डाउन करके रेस्ट पे चली गई, वहां पर vf0 यहां ओमेगा f0। तो सिमिलर सिचुएशंस के क्वेश्चंस होते हैं। अब उन इक्वेशंस को अगर आप लिखो तो इक्वेशंस क्या बनेगी? पहली इक्वेशन होती है आपके पास vf इज इक्वल टू vi प्लस at, तो यहां बनेगी ओमेगा f इज इक्वल टू ओमेगा i प्लस एल्फा इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन आपके पास होती है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, तो यहां पर आएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्र। वहां पर आपके पास इक्वेशन थर्ड होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, यहां पर क्या होगा 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्र माइनस ओमेगा आई स्क्र। और जो फोर्थ इक्वेशन हम मानते हैं s इज इक्वल टू वी टी, वो यहां पर आएगी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, और ओमेगा एवरेज है, इसका मतलब होगा ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी। चाहे रोटेशन क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, फार्मूला सेम ही रहता है, फार्मूला चेंज नहीं होता। अगर पहले फार्मूला थीटा क्रॉस आर था तो बाद में भी थीटा क्रॉस आर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसको देख लीजिएगा, ड्रॉ करके भी सेम रिजल्ट आएगा। जो J है दैट इज एंगुलर इंपल्स, I इंपल्स, तो J एंगुलर इंपल्स होता है। अब ये क्वेश्चंस आपके पास किसकी हैं? एंगुलर मोशन की। एक और आपको यहां पर शॉर्टकट पता होना चाहिए। जैसे लीनियर मोशन के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, इसी तरह से आपसे यहां पर एग्जामिनर पूछता है, और ये क्वेश्चन आ चुका है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन nth सेकंड क्या होंगी। एक पंखा रेस्ट पोजीशन से घूमना स्टार्ट हुआ और आपको उसकी एंगुलर एक्सीलरेशन दे दी गई और पूछा जाए बताओ 10th सेकंड में उसकी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को कैलकुलेट करने का शॉर्टकट बिल्कुल वैसा, वहां था Sn, यहां थीटा n, वहां था Vi, यहां ओमेगा आई, वहां था a/2, यहां अल्फा/2, और साथ क्या आएगा 2n-1। तो ये आपके पास रिलेशन है जब आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को कैलकुलेट करना होगा nth सेकंड के लिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पर देता हूं ताकि आप इस फार्मूला की एक दफा प्रैक्टिस कर लो और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन मेरा जो आपसे है वो ये है कि हमारे पास एक फ्लाई व्हील है जो रेस्ट से रोटेट करना स्टार्ट होता है। फ्लाई व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब क्या चीज आपको गिवन है? ओमेगा आई की वैल्यू गिवन है, और रोटेट करता है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से, विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। कितनी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन? ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या चीज आपने फाइंड करनी है? आपने फाइंड करनी है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस किस टाइम पे? इन 10 सेकेंड। जो शॉर्टकट बताया उसको यूज करो और आंसर बताओ। जी सवेरा और हरमैन, क्वेश्चन जो आपका है पूछ लें। जिन्होंने हैंड रेस किया सिर्फ वो क्वेश्चन पूछेंगे। उस्मान गनी, कल भी बताया था क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेस करना है। बिल्कुल मैं एलएमएस के क्वेश्चन जो हैं उनका सॉल्यूशन अपलोड करूंगा।
सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्यों नहीं होती? बच्चे, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हमारे पास डायरेक्शन की वजह से नहीं है, मैग्नीट्यूड की वजह से है कि मैग्नीट्यूड का चेंज होना वो एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। और ये जो हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होती है, दे आर रिलेटेड विद लीनियर क्वांटिटीज, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जो हमने आगे पढ़ना है। 10 सेकंड्स के लिए यूज नहीं होगा, 10 सेकंड के लिए आपके पास सेकंड इक्वेशन यूज हो रही होगी। आंसर आ रहा है 47.2 रेवोल्यूशन, 47.5 रेवोल्यूशन। अब देखते हैं कि आंसर किनका करेक्ट है और किनका इनकरेक्ट है। आपका जो शॉर्टकट है वो है थीटा एन इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एल्फा बाई 2 इंटू 2 टाइम्स एन माइनस 1। ओमेगा आई आपके पास 0 है, एल्फा की वैल्यू 5 है, एन मैंने आपको कहा 10 सेकेंड, 10 आएगा माइनस 1, तो ये आ गया 5 और ये 20 माइनस 1, या के पास यहां पर आ गया 5 और या के पास क्या आ गया 19 आ गया। ऐसा ही है, ओमेगा आई 0 है, अल्फा कितना मैंने आपको बताया, सॉरी अल्फा 5, तो 2 डिवाइड होगा, 2 डिवाइड करना मैं भूल गया, 5 डिवाइड बाय 2 या के पास 2.5 आएगा, 2.5। तो 2.5 को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है 19 से, तो 2.5 को 19 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई अप्रोक्सीमेशन की यहां जरूरत नहीं है, कोई इतनी मुश्किल इसकी कैलकुलेशन नहीं, ये 47.5 आएगा। अच्छा, जिनका आंसर 47.5 आ रहा है वो गलत आ रहा है। क्यों? ये 47.5 रेडियन है और मैंने आपसे आंसर रेवोल्यूशंस पूछा था कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने होंगे, तो आपको एक स्टेप यहां पर और करना पड़ेगा, और वो क्या, रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो एक रेडियन 1/2 पाई रेवोल्यूशन होता है। तो नेक्स्ट स्टेप ये था कि 47.5 को आप डिवाइड कैसे कर देते, 2 पाई से डिवाइड कर देते। तो 47.5 ऊपर लिख दिया मैंने और नीचे मेरे पास 2 पाई, यहां मैं लिख देता हूं 3.14। अब यहां थोड़ी सी आपको अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ेगी कि फर्स्ट करो ये 3 है, तो 3 इंटू 2 आपने ज्यूम कर लिया कि नीचे क्या आ गया, नीचे आपके पास आ गया 6 अप्रोक्सीमेट। ऊपर आप इसको अज्यूम क्या कर लो, ऊपर आप इसको अज्यूम कर लो ये 48 है, तो अप्रोक्सीमेट जो आपके पास आंसर आएगा वो 8 के करीब आएगा, 8 रेवोल्यूशंस। तो अगर आप एग्जैक्ट इसको चेक भी करना चाहो तो आप देख सकते हो कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 7.56 हमारे पास आता है कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग। तो बिटवीन आप 7.5 और 8 कह सकते हो, तो आपके पास ऑप्शंस इतनी क्लोज नहीं होती, तो जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो 8 रेवोल्यूशंस अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि इसकी पूरी हो रही होंगी। तो यहां लास्ट पॉइंट और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमने देखा कि हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है उसको दो तरह से कैलकुलेट करने का पूछ सकता है एग्जामिनर। एक आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि फाइंड करो n सेकंड्स में, 10 सेकंड्स में, 20 सेकंड्स में, तब फार्मूला आप यूज करोगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ टाइम एल्फा टी स्क्वायर। और या अगर वो कहेगा कि nth सेकंड, तो n सेकंड के लिए आपका शॉर्टकट यूज होगा थीटा n इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एल्फा बाय 2 इंटू 2 टाइम्स n माइनस 1। तो ये आप लोगों ने जो कंपैरिजन है इसको याद रखना कि कब कौन सा रिलेशन यूज हो रहा होगा। कैलकुलेशन को आसान करने की सीरीज यही है कि हम जब पढ़ते हैं तो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें उन क्वेश्चन से आइडिया होता है कि हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है, किसको हम राउंड ऑफ करें, और फिर हमारे पास आंसर आता है। ताहिर अली क्वेश्चन पूछें जल्दी से और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें।
जो एमसीक्यूज हम लोग अपलोड करेंगे, उन एमसीक्यूज को जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कैसे कैलकुलेशन हो रही है, आपको आइडिया होगा कि कैसे आपने अपनी कैलकुलेशन को आसान करना है। एंड में 2 पाई से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि आपको रेवोल्यूशन चाहिए, तो रेवोल्यूशन के कन्वर्जन के लिए हम ये काम करते हैं। आंसर रेडियन आया था तो 2 पाई से डिवाइड किया तो आंसर रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। एलएमएस के सॉल्यूशंस अपलोड कर दें, मेरा ख्याल है आप अभी जागे हो नींद से। मैंने ऊपर उस्मान गनी को आंसर दिया था कि एलएमएस की एक्सप्लेनेशंस आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में मिलेंगी, तो जागते रहा करो। हुसैन जल्दी से पूछे, हुसैन और रेहान क्या पूछना चाह रहे हो आप? एमडी उसामा आप भी पूछ लें। कब तक? जल्द। कैलकुलेशन को आसान करने की सीरीज बताएं। रेहान भी लगता है अभी उठा है। मैंने ऊपर एक बच्चे को आंसर दिया है। हम अलीजा को जितने हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, हर क्वेश्चन में डिफरेंट तरह की कैलकुलेशन आएगी। वो हर कैलकुलेशन में आपको आइडिया होगा कि किस चीज को राउंड ऑफ करके आपने एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना है। मुझे टाइम हमारे पास कम है, हम वेट इतना नहीं कर पाएंगे, हमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाना है। आप ले आओ, ठीक है? तो तब तक हम इसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, क्योंकि हमें यूनिट को कंप्लीट करना है, क्योंकि कल आपका यूनिट नंबर 3 का टेस्ट है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का कहा था आपने। कैन वी से दैट एंगुलर एक्सेलेरेशन इज अलोंग टॉर्क? बिल्कुल, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन सेम होती है, जैसे फोर्स और एक्सेलेरेशन की, इसी तरह टॉर्क और एंगुलर एक्सेलेरेशन की। हमारा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। जी बच्चों, क्या याद आ गया? रिया पूछें। नमाज की ब्रेक क्लास के बाद। पाई बाय 30 कौन सा एंगल है? पाई को अपुट कर दो 360, 360 डिवाइड बाय 30, आपके पास आंसर आ जाएगा 12 डिग्री होगा। इरफान हौसला रखें, टेंजेंशियल एक्सटेंशन का बताऊंगा क्या होती है। फिजिक्स में ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। न्यूमेरिकली हार्डली आप कह सकते हो 10 to 15% होते हैं मैक्सिमम। एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली आपकी नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट टाइम है। 2 पाई आपकी रोटेशंस को यूज करता है और नीचे टाइम, तो नंबर ऑफ रोटेशंस पर टाइम जैसे नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, उसके साथ इसको कंपेयर किया जाता है। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए सी के साथ, इसको सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन के अलावा रेडियल एक्सेलेरेशन भी कहा जाता है। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन को पहले समझते हैं कि सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन है क्या। उसको समझने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी जो 2 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, 2 से 5 मिनट की ब्रेक, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग अगर नमाज पढ़ना चाह रहे हैं तो नमाज पढ़ लें।
तो एक बात बच्चे थोड़ा सा ना ख्याल रखा करें, अवॉइड किया करें पॉलिटिकल चीज़ों को। ये मैंने अभी आके वापस आके पढ़ा है, तो अब्दुल बासित, ठीक है, अब्दुल बासित बात कर रहा है पॉलिटिकल। ये कशमाला, मेरा ख्याल है कशमाला ने ये बात स्टार्ट की है। तो भाई थोड़ा अवॉइड करें, आपका कोई काम नहीं है पॉलिटिक्स से लेने देने का। आपका काम एजुकेशन का है, पढ़ना है आप लोगों ने, और पढ़ के अगर कोई चीज़ आप कह सकते हो, कोई चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। पढ़ने के बगैर आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। और पढ़ने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ किताबें पढ़ना। पढ़ने का मतलब ये होता है कि एक शऊर लेकर आना, वाकई एक अशरफुल मखलूक़ात का बनना, एक इंसान का बनना, वो ज़रूरी है। अगर आप लोग सिर्फ किताबें पढ़ रहे हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये कामयाबी हासिल कर रहे हो कि आप लोगों ने MD कैट क्लियर कर लिया, E कैट क्लियर कर लिया, डॉक्टर बन गए, ये कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग अभी इस उम्र में अगर ऐसे हो कि आप लोग पॉलिटिकल चीज़ों को देख रहे हो कि पॉलिटिकल चीज़ें क्या हैं, तो आप लोग क्या करोगे? बैड बॉय मैं आपको कर रहा हूँ ब्लॉक, अपने रियल नेम से वापस आइएगा। आपको कल भी वार्निंग दी थी और आज भी, तो ये आप ब्लॉक हो गए। स्टार्ट करते हैं टॉपिक, और इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरह से करवाऊंगा आपको, ताकि जो टाइम है वो टाइम भी हमारे पास है उसमें भी कंप्लीट हो जाए, और फिर हमारे पास एक आइडिया भी हो जाए जो ओवरऑल हम इस टॉपिक में कवर करना चाहते हैं। तो बजाय सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन को डायरेक्टली कवर करने के, मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले ये बताता हूँ कि हमारे पास रोटेशनल और सर्कुलर मोशन के अंदर जो टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन है वो क्या क्या है, कितनी तरह की हमारे पास एक्सेलेरेशन प्रेजेंट होती हैं, और किस मोशन में कौन सी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है और वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है। रिजवान शबीर, मैं आपको भी ब्लॉक कर रहा हूं। आपको मना किया गया हुआ है कि कोई भी ऐसी बात नहीं करनी। तो बाकी लोग भी अगर ट्राई करना चाह रहे हैं कोई ऐसी बात करने के लिए, तो आप ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्लॉक करने का मतलब है आप दोबारा इस चैट में नहीं आ सकते किसी भी सब्जेक्ट की। तो मैंने 2 स्टूडेंट्स को ब्लॉक किया है, एक को नाम ना चेंज करने की वजह से और दूसरे को एक्स्ट्रा बात करने की वजह से। और रिजवान शबीर को मैं पर्सनली भी बात करूंगा कि रिजवान शबीर क्यों जो चीज़ मना की जाती है उसको अवॉइड क्यों नहीं करता। मुनेशा, आपको मैं आंसर दे दूंगा जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं। मैं टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशंस इन सर्कुलर मोशन। हमारे पास सर्कुलर मोशन में 3 तरह की एक्सेलेरेशन प्रेजेंट होती है। वो 3 तरह की एक्सेलेरेशन हमारे पास कौन कौन सी है? एक हमारे पास है एंगुलर एक्सेलेरेशन, जिसको हमने रिसेंटली पढ़ा, और एंगुलर एक्सेलेरेशन को हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। दूसरी जो हमारे पास एक्सेलेरेशन है दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, जो भी हमने पढ़नी है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के बारे में याद रखिएगा, इसका ताल्लुक बॉडी की डायरेक्शन के साथ होता है कि अगर हमने किसी बॉडी की लीनियर मोशन को एंगुलर मोशन में कन्वर्ट करना है, उसके लीनियर पाथ को एंगुलर पाथ में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्शन को चेंज करना है। तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हमारे पास यूज होती है। और तीसरी हमारे पास जो टाइप है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, नाम से जाहिर होता है अलोंग द टेंजेंट। और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का ताल्लुक टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज करने के साथ होता है। अगर आप तीनों को देखें कि तीनों का रोल क्या है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं इसको कि जो एंगुलर एक्सेलेरेशन हमारे पास होती है, एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो। अगर ओमेगा आपके पास चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट इज एंगुलर एक्सेलेरेशन। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है इसका ताल्लुक हमारे पास डायरेक्शन के साथ होता है। अगर आप यहां पर इन वेरिएबल्स को देखो, v स्क्वायर ओवर r, ओमेगा स्क्वायर r, तो ये वेरिएबल्स आपके पास कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल नहीं है, v डेल्टा v नहीं लिखा हुआ, ओमेगा डेल्टा ओमेगा नहीं लिखा हुआ। तो मीन सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का ताल्लुक डायरेक्शन और वेलोसिटी के साथ होता है। ये वो एक्सेलेरेशन है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है।
और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसका ताल्लुक टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के चेंज होने से होता है कि अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो तो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है। और ये तीनों एक्सेलेरेशन अगर हम देखें तो तीनों परपेंडिकुलर हैं। जो एंगुलर एक्सेलेरेशन हमारे पास होती है इसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसका मतलब हमारे पास ये एक एक्सियल क्वांटिटी है। जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स सेंटर होती है, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स सेंटर। और इस वजह से हम इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और ये क्वांटिटी क्या है, ये हमारे पास रेडियल क्वांटिटी है। और थर्ड हमारे पास है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नाम से पता चला अलोंग द टेंजेंट, तो यही इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द टेंजेंट। और हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक टेंजेंशियल क्वांटिटी है जो सर्कुलर पाथ में अलोंग द टेंजेंट होगी। इसके अलावा इसको लीनियर क्वांटिटी का नाम भी दिया जा सकता है। अब इनमें से कौन सी एक्सेलरेशन कहां प्रेजेंट होती है? याद रखिएगा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है यह हर सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट होगी। क्यों? आपने हर सर्कुलर मोशन में पाथ को चेंज तो करना है। तो मतलब यह हुआ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट इन बोथ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन जो एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है यह हर तरह की मोशन में प्रेजेंट नहीं होती। दे आर ओनली प्रेजेंट इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मींस ओमेगा चेंज होगा, इसका मतलब हमारी मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, और अगर हमारी मोशन यूनिफॉर्म तो अल्फा की वैल्यू 0। सिमिलरली जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी तब प्रोड्यूस होती है जब हमारी मोशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो ओनली इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और आप लोग जानते हो कि इनका आपस में एक रिलेशनशिप भी है अल्फा का और एटी का। और वो हमने क्या पढ़ा था रिलेशन, वो क्या था? एटी इज इक्वल टू आर अल्फा। अगर आप इस रिलेशन को देखें, जब अल्फा नॉन जीरो होगा तो एटी नॉन जीरो होगा, और अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू 0 होगी तो एटी की वैल्यू भी क्या होगी? वो 0 के इक्वल आएगी। अब ये तीनों जो क्वांटिटीज हैं हमें पता चल गया कि फार्मूलाज क्या है, कहां प्रेजेंट होती हैं, किस डायरेक्शन में होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन तीनों का आपस में एंगल क्या होता है। इन तीनों एक्सेलरेशन के बारे में याद रखें कि ये तीनों हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। क्योंकि जब हम एक सर्कुलर पाथ को देखते हैं कि लेट से हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ में ये जो तीन डायरेक्शंस हैं, एक्सिस, टेंजेंट और इसके अलावा आपका रेडियस, ये तीनों हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब तीनों को ड्रॉ करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर ये मेरे पास सेंटर है और सेंटर से हम एक एक्सिस को पास करवा देते हैं, ये हमारे पास एक्सिस की लाइन हो गई। जो इसके अलोंग होगा वो एक्सियल क्वांटिटी होगी। जो दूसरा हमारे पास डायरेक्शन है वो है रेडियस। ये बच्चा आपके पास रेडियस, और आप देख सकते हो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है? 90। और थर्ड वन हमारे पास क्या है? टेंजेंट। और टेंजेंट हमेशा आपके पास रेडियस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो तीन मैंने डायरेक्शंस को ड्रॉ किया। एक मैंने ड्रॉ किया एक्सिस को, जो इसके अलोंग होगा वो एक्सियल होगा। एक मैंने ड्रॉ किया रेडियस को, जो इसके अलोंग होगा वो रेडियल होगा। और एक मैंने ड्रॉ किया टेंजेंट को, जो इसके अलोंग होगा वो टेंजेंशियल होगा। और तीनों वेक्टर्स को अगर मैं एरो हेड दे दूं, मेरे पास ये वेक्टर एक्सिस का, ये रेडियस का और ये टेंजेंट का, तो ये तीनों बच्चे क्या हैं? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक्सिस, रेडियस और टेंजेंट, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों का आपस में जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ये उसी तरह से बिहेव करेंगे जैसे आपका एक्स, वाई और जी एक्सिस बिहेव करता है। ये किस तरह से बिहेव करेंगे? जिस तरह से आपका एक्स, वाई और जी एक्सिस क्या कर रहा होता है? बिहेव कर रहा होता है।
कि वो तीनों आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं, उसी तरह से ये भी आपके पास क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। मैं अगर इनको ड्रॉ करता हूं तो आप इसको देखिएगा कि मेरे पास अगर ये y एक्सिस आपको रिप्रेजेंट करता है एक्सिस एक्सियल क्वांटिटीज को, यह आपके पास x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है किसको, रेडियल क्वांटिटीज को, और इन दोनों के अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो मेरा z एक्सिस है, तो z एक्सिस किसे रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंट को। तो इनके दरमियान एंगल चाहे y और z के दरमियान देखो, चाहे y और x के दरमियान देखो, चाहे x और y के दरमियान देखो, ये तीनों एंगल हमेशा क्या हैं, 90 डिग्री। तो याद रखिएगा कि एक्सिस, रेडियस और इसके अलावा आपके पास टेंजेंट, ये तीनों हमेशा क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई दफा वो डायरेक्शंस के हवाले से पूछे जाते हैं कि इनके इन बिटवीन एंगल क्या होगा। तो हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो एक्सिस के लॉन्ग होती हैं और उनको एक्सियल क्वांटिटीज बोला जाता है। उनमें आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, ये तमाम क्वांटिटीज हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती हैं। वो कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो अलोंग टेंजेंट होती हैं, वो कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कहां होती हैं, अलोंग टेंजेंट होती हैं। तो टेंजेंट के अलोंग हमारे पास क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसके अलावा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, इसके अलावा लीनियर मोमेंटम और इसके अलावा फोर्स। ये क्वांटिटीज हमेशा टेंजेंट के अलोंग होंगी। अब वो कौन सी क्वांटिटीज हैं जो रेडियस के अलोंग होती हैं, तो एक तो खुद आपका जो रेडियस वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर आर, इसके अलावा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और इसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आज के बाद कभी क्वेश्चन आता है इन वेरिएबल्स के दरमियान एंगल का, तो आपको ये डायग्राम हेल्प करेगी कि आप इनके दरमियान एंगल बता सकते हो कि क्या होगा। कि फॉर एग्जांपल टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के इन बिटवीन एंगल क्या है, आप कहोगे टेंजेंट और रेडियस के दरमियान एंगल पूछा हुआ है, वो एंगल कितना है, 90। आपसे पूछा जाए कि एंगुलर एक्सेलेरेशन और सेंट्रीपिटल के दरमियान क्या है, एंगुलर एक्सिस के अलोंग, सेंट्रीपिटल रेडियस के अलोंग, इनके इन बिटवीन भी एंगल क्या है, वो 90 डिग्री है। तो हमेशा इन वेरिएबल्स के दरमियान एंगल कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करती है एंगुलर एक्सेलेरेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। जैसे फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलेरेशन, टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलेरेशन। और ये रिसेंटली मैंने फार्मूला आपको बताया भी था, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन जो हमारे पास प्रेजेंट कहां होती हैं, सर्कुलर मोशन में। और आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है और कौन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है। अब नेक्स्ट हम मेनली बात यहां पर करेंगे उन एक्सेलेरेशंस का जो हमने पहले डिस्कस नहीं की। एंगुलर हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को। और मैं इसको डिफरेंस की फॉर्म में आपको कवर करवाऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कौन किस वजह से प्रोड्यूस होता है और कौन किस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और दूसरी हमारे पास जो एक्सेलेरेशन है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और आप इनके बारे में याद रख सकते हैं कि ये दोनों लीनियर क्वांटिटीज हैं। तीसरी जो एक्सेलेरेशन है वो आपके पास एंगुलर क्वांटिटीज हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, ये हमारे पास लीनियर हैं। रिप्रेजेंट इसको किससे किया जाता है, इसको ए सी से किया जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए टी से। और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को इसके अलावा हम क्या नाम देते हैं, इसके अलावा हम इसको रेडियल एक्सेलेरेशन का नाम भी देते हैं। और रेडियल एक्सेलेरेशन के अलावा हम इसको इवन सेंट्रल एक्सेलेरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो सर्कल के सेंटर के टुवर्ड्स होती है। अब सेंट्रीपिटल का और टेंजेंशियल का रोल हमारी सर्कुलर मोशन में क्या होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज प्रोड्यूस्ड, अब ये बातें समझिएगा, मैं डायग्राम से भी इसको समझाऊंगा आपको कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। कि टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। जबकि
जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होती है ये क्यों प्रोड्यूस होती है? दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी। कि अगर जो अलोंग द टेंजेंट हमारी लीनियर वेलोसिटी है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो तो उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होगी एक्सेलेरेशन दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और अगर उस टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो तो उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होगी एक्सेलेरेशन दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होती है ये बेसिकली हमारा कॉज होता है किसका? सर्कुलर पाथ का। कि अगर ये प्रेजेंट ना हो तो आपके पास लीनियर मोशन सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट नहीं हो सकती, और जो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बचे होती है ये बेसिकली क्या करता है? ये कॉज होता है मैग्नीट्यूड के चेंज होने का, कॉज ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड किसका? वेलोसिटी का। कि क्या हमारे पास जो बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है क्या वो स्पीड अप हो रही है या स्पीड डाउन हो रही है? स्पीड अप और स्पीड डाउन। कि बॉडी सर्कल में रोटेट करते हुए वेलोसिटी बढ़ा रही है या वेलोसिटी को कम कर रही है, ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का हमारे पास रोल होता है। ये पॉइंट आपको उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा कि दोनों का रोल हमारे पास क्या है। एक का काम मैग्नीट्यूड के साथ है और एक का काम किसके साथ है? डायरेक्शन के साथ होता है। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन उसके बाद मैं पहले कर चुका हूं कि चाहे हमारे मोशन यूनिफॉर्म हो चाहे हमारी मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, ये दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट किस में होगी? ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट होगी। अब बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपको क्लियर होगा ये पॉइंट कि वाकई हमारे पास सेंट्रीपिटल का काम डायरेक्शन के साथ है और टेंजेंशियल का काम मैग्नीट्यूड के साथ है। अब आपने इसको समझना है। फर्स्ट करो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ में एक बॉडी मूव कर रही है और बॉडी इनिशियली कहां पर है? बॉडी हमारे पास इनिशियली पॉइंट ए के ऊपर है, और पॉइंट ए के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी है उसको मैं नाम दे देता हूं कि दैट इज वी ए। बहुत छोटे से इंटरवल के अंदर, बहुत छोटे से टाइम के अंदर बॉडी मूव कर जाती है फ्रॉम ए टू बी। बहुत छोटे से इंटरवल के अंदर बॉडी मूव कर जाती है फ्रॉम ए टू बी। तो बी के ऊपर भी हमारी जो वेलोसिटी होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी और हम उसको नाम दे देते हैं वी बी का। अब ये दो वेक्टर्स आपके सामने हैं, एक वी ए और एक वी बी। अब अगर आप इन वेक्टर्स को देखो तो इन वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अगर वी ए आपका बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड था तो ए से बी जाते हुए आपके पास वो वर्टिकली अपवर्ड से लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड हो गया। अब वो क्या रीजन है कि हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है? इस चीज को समझने के लिए मैं इन वेक्टर्स को सेपरेटली ड्रॉ करता हूं, और अगर ये पॉइंट हमारे पास दोनों बहुत क्लोज हैं, अगर ये पॉइंट हमारे पास दोनों क्या हैं? ये बहुत क्लोज हैं, तो हम इनको ड्रॉ करने के लिए इनकी टेल्स को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। मैंने क्या किया? मैंने वी ए को और वी बी को इकट्ठा ऐसे किया कि मैंने इन दोनों की टेल को एक जगह मिला दिया क्योंकि पॉइंट क्लोज थे। अब बच्चे अगर आप गौर से देखें कि पहला वेक्टर वी ए था, पहला वेक्टर वी ए था और दूसरा वेक्टर क्या है? वी बी। अब वी ए से वी बी होने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐड होगा। तो अगर मैं उसको एक वेक्टर की फॉर्म में मेंशन करूं तो क्या मैं ये कहूंगा कि वी ए के अंदर जब ये वेक्टर डेल्टा वी ऐड होगा तो तब वो वी बी आएगा, क्योंकि हेड टू टेल रूल यही तो कहता है कि जब आप वी ए के अंदर डेल्टा वी को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? वो वी बी के इक्वल आएगा। और यहां से अगर आप डेल्टा वी को लिखेंगे तो डेल्टा वी किसके इक्वल है? वो वी बी और वी ए के डिफरेंस के इक्वल है। अब इस डायग्राम को आप गौर से देखें तो डेल्टा वी हमें क्या बता रहा है? डेल्टा वी हमें यह बता रहा है कि वी ए से जब वी बी डायरेक्शन चेंज हुई तो डेल्टा वी की डायरेक्शन क्या है? डेल्टा वी की डायरेक्शन इनवर्ड है। किसके इनवर्ड? सर्कल के सेंटर के टुवर्ड्स। मतलब इस चीज को अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पास इस वी ए को वी बी में कन्वर्ट करने के लिए इनवर्ड डायरेक्शन में एक चेंज इन वेलोसिटी ऐड हुई,
और इस वेलोसिटी के चेंज ने उसको वी ए से वी बी कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर बॉडी बी से आगे गई तो बी से जब बॉडी आगे मूव करेगी तो वहां पर भी आपके पास टेंजेंशियली जो टेंजेंट है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो फिर क्या होगा, इस वी बी के अंदर दोबारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास डेल्टा वी ऐड होगा और वो डेल्टा वी वी बी को क्या बना देगा, वी सी। और जैसे जैसे बॉडी फॉरवर्ड मूव करती जाएगी हर पॉइंट पे हम ये देखेंगे कि डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमारे पास एक वेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे उस सर्कल के सेंटर के टुवर्ड्स है। और जब चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई तो ये वेलोसिटी का चेंज क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा एक्सेलेरेशन, एंड दैट एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। और उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, हर पॉइंट पे टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। इस डायग्राम को बताने का मकसद सिर्फ आपका यह पॉइंट क्लियर करना था कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होती है उसका रोल सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना होता है। और हम इसको प्रॉपरली अगर ड्रॉ करें तो हम इस चीज पे मतलब हमारा ओवरऑल इस चीज पे कंफर्मेशन होती है कि वाकई हमारी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो एक्सेलेरेशन इन्वॉल्व हो रही है वो कौन सी है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है। तो दैट डेल्टा वी इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। अब दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ अगर आप लोग देखो तो वहां पर आपके पास मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। दूसरी तरफ आपके पास क्या हो रही है, दूसरी तरफ आपके पास मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। अब वो कैसे होगा बच्चे, वो भी आसान है कि दोबारा से आप क्या करो, इस सर्कुलर पाथ को अज्यूम कर लो कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है जहां बॉडी अब जब ए से बी मूव करेगी तो अब हम उसके में रेफरेंस डायरेक्शन को नहीं लेंगे, अब हम रेफरेंस किसको लेंगे, मैग्नीट्यूड को। यानी अगर बॉडी पॉइंट ए पर है तो पॉइंट ए के ऊपर हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो वी ए है। अब बॉडी पॉइंट ए से मूव करके जब बी पॉइंट पे गई तो बी पॉइंट पर जाते हुए उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर गई। अब वेलोसिटी इंक्रीज कर गई तो लेट से हम जो नया वेक्टर ड्रॉ करेंगे उसकी जो लेंथ है वो वी ए से थोड़ी सी लार्ज ड्रॉ करेंगे। अब आप मुझे बताएं, एक वेक्टर है जिसकी लेंथ जिसकी मैग्नीट्यूड स्मॉल है, आपके पास नेक्स्ट इंस्टेंट के ऊपर उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाती है। अब इस मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए जो आपके पास चेंज होगा, क्या वो चेंज इसके अलोंग होगा या इसके ऑपोजिट होगा। वी ए जिसकी मैग्नीट्यूड कम है उसकी मैग्नीट्यूड को आपने इंक्रीज करना है तो यहां पर आपके पास डेल्टा वी जो होगा क्या वो वी ए के अलोंग होगा या वी के ऑपोजिट होगा। आपका आंसर होगा अलोंग। तो मतलब यह हुआ कि सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास अगर मैग्नीट्यूड को चेंज करना हो तो फिर चेंज इन वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंट के अलोंग होती है। मैंने क्या कहा कि अगर आपने मैग्नीट्यूड को चेंज करना है तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो कहां होगी, मैग्नीट्यूड के अलोंग। और ये जो बच्चे चेंज इन वेलोसिटी है जो हमारे पास सर्कुलर पाथ में चेंज करती है मैग्नीट्यूड को, हम कहते हैं ये प्रोड्यूस किसे करती है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को। अब ये भी हो सकता था कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो पहले ज्यादा है और हमारे पास नेक्स्ट इंस्टेंट के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी है वो पहले से डिक्रीज कर गई है। अब क्या होगा, अब भी हमारे पास जो वेलोसिटी का चेंज आएगा वो टेंजेंट के अलोंग आएगा, बस डिफरेंस ये होगा कि उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और होनी भी चाहिए क्योंकि अब हमारी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव नहीं होगी, अब नेगेटिव होगी। लेकिन अब भी हम यही कहेंगे कि ये जो वेलोसिटी का चेंज है मैग्नीट्यूड में ये किसने प्रोड्यूस किया, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ने। तो ये आप लोगों को एक डिफरेंस मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है उसका रोल डायरेक्शन के साथ होता है और जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होती है उसका रोल हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ होता है। अब लास्ट पॉइंट और फिर हम आगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और जो लास्ट पॉइंट हमारे पास है वो ये कि हमें ये तो पता चल गया कि कौन डायरेक्शन को चेंज करता है, कौन मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे पास इनके जो फार्मूलाज हैं वो क्या हैं।
एक मिनट बच्चे रुकिएगा। वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो, ये रेस्ट पोजीशन को शो करता है। एक मिनट, एक एरर आ गया, मैं इसको जरा ठीक कर लूं। वो कहते हैं सर का ना पीपीटी जो सर ने डिस्कस करनी है लिया, इसको पता नहीं क्या हो गया। या अगर उनका ना ईमेल करनी है ना, तो जिसने भी बनाई है फिजिक्स से सेकंड वाले पे ईमेल कर दे। कैसे हैं सर? एक अजीब सा एरर आया, जो लिख रहा था ना स्क्रीन बिल्कुल ही ब्लैंक हो गई। अच्छा बच्चे, एक एरर आ गया, अब आइडिया मुझे नहीं है, मैं इसको चेक करना पड़ेगा, शायद हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आइडिया होगा कि क्यों ये हुआ। तो फिर हमें यहीं से आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास का मैं आपको अपडेट कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास कब होगी, इस टॉपिक को कंप्लीट हम करेंगे। ये आ गया मेरा ख्याल है, इशू नहीं आएगा। लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं है। चलिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। अभी इंग्लिश की आपकी क्लास होगी जिसमें डिस्कशन है, इसको हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जो रेहान पूछ रहा है, जब वेलोसिटी जीरो होगी एक्सेलेरेशन जीरो होगी, बिल्कुल जब वेलोसिटी जीरो होगी तो लाजिम है कि एक्सेलेरेशन भी जीरो हो, और ये रेस्ट पोजीशन को शो करता है। आई होप यहाँ तक जो बातें हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी। और ये बातें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ऐसी नहीं है कि एमसीक्यूज, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे आप उनके भी आंसर दे सकोगे इन चीज़ों के बाद। टेस्ट के बारे में आपको अपडेट कर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आज कोई हम एक क्लास रख ले तो उसमें हम इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। चलें, अब ये मेरा ख्याल है मसला अब रीस्टार्ट से ही सॉल्व होगा। सर यूनिफॉर्म मोशन में अगर एसी में चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड जीरो तो चेंज इन वेलोसिटी, मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, क्वेश्चन क्लियर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। अभी आपकी विद इन 5 मिनट्स इंग्लिश की क्लास होगी जिसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टेस्ट है, जो आपने आज एलएमएस पे अगर अटेम्प्ट किया है तो उसकी डिस्कशन होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।